से शुरुआत करते हैं। आज है अहम दिन और बुलेटिन में शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। झारखंड में बीजेपी रुझानों में बहुमत से अब दूर नजर आ रही है। बीजेपी को 38 सीटें मिली हैं, जबकि आप देख सकते हैं आंकड़ा लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। कांग्रेस को 7, जेएमएम 23, तमाम तरह के जो एग्जिट पोल्स हुए थे, उससे पहले ओपिनियन पोल्स हुए थे, सर्वेज हुए थे, जेएमएम को उतनी सीटें नहीं मिली थी। जेवीएम को भी 7 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं और इंडिपेंडेंट्स अदर्स देखा जाए तो उनको 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि 81 की असेंबली में 38 अभी तक आंकड़े पर पहुंच पाई है रुझानों में बीजेपी, और बहुमत के आंकड़े से दूर है। बोलते ही बोलते 39 का आंकड़ा मिल गया है बीजेपी को, 39 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन जो लगातार मान के चल रही थी कि वहां पर कमल खिलेगा ही और बहुत आसानी से सरकार बन जाएगी, और लगता है कि 3-4 सीटें पीछे रहेगी। लेकिन स्थिति इतनी खराब नहीं है प्रभु जी, बन सकती है। वहां पर तो वैसे ही मिली जुली सरकारों का दौर रहा है इतने साल तक। ये बन सकते हैं, बननी भी चाहिए। जिस मोदी जी ने वहां पर कैंपेन किया और जिस तरह सरकारें वहां पर दी गई, अभी तक जितनी अनस्टेबल सरकारें रही हैं, करप्शन रही है, सब कुछ रहा है, तो बीजेपी की मोदी के प्रति आस्था लोगों की अभी भी बनी हुई है वहां पर, लगता है। परंतु चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरह की वहां पर रिस्पॉन्स था मोदी जी को और अमित शाह की टीम को, राजनाथ जी जब जाते थे वहां पर, तो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहे थे। 39 में से इसमें उनका जो एक एलआई है, स्टूडेंट यूनियन वाले जो लोग हैं, उनको भी 4-5 सीटें मिल रही हैं। तो बीजेपी के 35 के करीब सीटें जीतना थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कुछ अपेक्षा से कम दिखाई दे रहा है। क्योंकि वहां पर एक ट्राइबल बड़ा एक वोट बैंक, लालू का अगर डिवाइड करें, कांग्रेस में शायद 5 लालू की सीटें हैं, कांग्रेस की 2 हैं। अगर इलेक्शन कमीशन में जाएंगे तो कुछ और फिगर्स आ रही हैं, यहाँ अपडेट नहीं हो रहा है अभी तक, धीरे धीरे होता रहेगा। परंतु झारखंड में लगता है बीजेपी के नेताओं को थोड़ी मायूसी हो रही होगी इस वक्त, क्योंकि वो तो 50, 60, 55 की बात कर रहे थे और वो इतने 39 पे रुक गया। अगर फाइनल रिजल्ट आए, हो सकता है ज्यादा भी हो सकती हैं, परंतु वहां पर जितना मोदी का जादू जम्मू कश्मीर चला, झारखंड में ज्यादा चलना चाहिए था। और तो पैसा भी ऐसी थी, ये या तो आदिवासी का पोलराइजेशन हो गया है, उस हिसाब से नुकसान हो गया है। ये तो देखने वाली बात है जब शाम तक जब तक वोट शेयर की स्थिति आएगी। लोकसभा में प्रभु जी जो बात कह रहे हैं, देखिए लोकसभा में उनको 63-64 सीटें विधानसभा सीटों के हिसाब से देखें तो असेंबली सेगमेंट में इतना 63 था नहीं, 56 पे टोटल बढ़त थी। लेकिन जो हवाई जहाज मैंने मेरा ख्याल 63 मिला के 56 पे थी। लेकिन आज जो स्थिति आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है बड़ा वो हुआ है। ये बीजेपी के लिए सही बात है कि सोचने है। ये एनके सिंह सर, ये क्या लास्ट मिनट पे एक तो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। ये खुशी की तस्वीरें जरूर दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। बीजेपी यहाँ पर खुशी में डूबी है। 3 तस्वीरें, आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयां बट रही हैं। वैसे कुल मिला के जम्मू कश्मीर पे हम आएंगे, लेकिन वहां पर किंग मेकर और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में ही उभरना अपने आप में बीजेपी ने जितने का लक्ष्य रखा, बोला जा रहा था 44+, लेकिन जितना बेहतर कर सकती थी उससे भी ज्यादा आगे बढ़कर बेहतर किया। लेकिन एनके सर, आपको लगता है कि आखिरी कुछ फेजेस में जिस तरह से हेमंत सोरेन ने बताया जा रहा है कि वहां पर जाकर ट्राइबल वोट कंसोलिडेट किया, उसका ये असर हो सकता है? क्योंकि करीब 26% वहां पर ट्राइबल वोट है, तो यही वजह है कि बीजेपी इतना अच्छा नहीं कर पाई जितनी उम्मीद थी झारखंड में। 28% है और 28%, ये बात सही है कि उसमें एक कंसंट्रेशन है 36% का, वो एक पर्टिकुलर ट्राइबल उसका है, कास्ट का, लेकिन बाकी नहीं है। तो कई बिखरा हुआ है। इसकी वजह से बिखरा हुआ, हम ये नहीं मान सकते कि इसकी वजह से ये वोट मिले हैं। अगर जेएमएम को आप देख रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस है, तो इसका मतलब है कि हेमंत सोरेन की इमेज अभी भी इंटैक्ट है। वरना ये माना जाता था कि साहब अगर 56 सीटों पे आप पिछले लोकसभा चुनाव में अपने एलाइज के साथ आगे हैं, तो अचानक हुआ क्या कि आप 39 पे आके रुक गए। इसका मतलब है कि कहीं परसेप्शन चेंज हुआ है। और ऐसे समय में जबकि ये माना जाता था कि साहब स्टेबिलिटी के लिए सरकार, लगातार मोदी जी कहते रहे स्टेबिलिटी के लिए वोट दीजिए, लेकिन दोनों राज्यों में अगर आप देखें तो दोनों राज्यों में स्टेबिलिटी नहीं मिली। मोदी जी की बात यहां भी खारिज हुई है, कश्मीर में तो हुई ही है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो ओवरआर्किंग इन्फ्लुएंस था मोदी जी का, वो खत्म हो रहा है या कम हो रहा है। इसलिए हम आप देख सकते हैं कि 25% जो अभी टैली इलेक्शन कमीशन की आई है, 25% बीजेपी को वोट मिले हैं। ये कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं कहे जाते हैं और नहीं कहा जा सकता कि इससे कोई एक व्यक्ति का इतना ज्यादा प्रभाव रहा है। हाँ, बीजेपी के नेगेटिव्स बहुत रहे हैं कि वहां पे जो 9 चीफ मिनिस्टर्स बने, 3 वो रहे राष्ट्रपति शासन, तो 13 महीने का एवरेज शासन एक रहा है अगर आप इसको देखें तो 14 साल में। इसमें चीफ मिनिस्टर्स जेल भी गए, करप्शन का एक वो बोलबाला रहा। तो ऐसे में बीजेपी के लिए नेगेटिव्स बहुत थे। बीजेपी के लिए कोई कारण नहीं था कि बहुत पॉजिटिव हो। लेकिन
दूसरी तरफ पॉजिटिव सिर्फ इतना ही था कि कांग्रेस एक जो कहते हैं जिसको कॉमाटोज स्टेज उसमें आ गई थी, बिल्कुल उनीदापन था कांग्रेस में, लिहाजा वो अपोजिशन वोट को जो नॉन मोदी एंटी मोदी वोट थे उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाई। ठीक है, हमारे साथ शाहनवाज जी इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से सीधे जुड़ गए हैं। शाहनवाज जी, यहाँ पर पैनलिस्ट का तमाम लोगों का यही कहना है कि मोदी का जादू जितना चलना चाहिए था उतना नहीं चला, और क्या ये मोदी वेव, मोदी लहर जिसको कुछ पहले हद तक सुनामी कहा जा रहा था, अब वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है जम्मू कश्मीर और झारखंड में देखा जाए नतीजों के बाद? देखिए, झारखंड में इससे ज्यादा सीट कभी बीजेपी जीती थी जितनी जीती है सरकार बनाने जा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में हम दुगुनी सीट जीत रहे हैं। फिर भी आपके यहाँ कौन कह रहे हैं कि वेव नहीं चली? जितनी चली, कितना चलना चाहिए था उनसे पूछिए। जब चुनाव में जाते हैं तो स्थानीय कारण भी होते हैं, मोदी जी रहते हैं तो सब सुनामी की उम्मीद करने लगते हैं। घाटी में तो हमारा कभी, अब देखिए, अब सुनामी की उम्मीद करेंगे और कल तमिलनाडु में चुनाव होगा तो तमिलनाडु में हम है नहीं तो कितनी सीट जीतेंगे? वहां भी जमीनी स्तर पे भी काम करना होता है। लेकिन मोदी जी के ने प्रचार किया उनके नाम पर और पार्टी का परफॉर्मेंस बढ़ा है। पार्टी पूरी जम्मू कश्मीर में और झारखंड में ऐसा परफॉर्मेंस तो कभी हमने किया नहीं जितना अभी किया है। केंद्र के स्तर पे भी काफी बड़ा हुआ हो रही है और आगे बढ़ेगी सीटें। वो देखिए, परफॉर्मेंस तो आपका आम चुनाव में भी काफी अच्छा रहा। हम लोगों ने 31% ही आपने वोट पाए थे, लेकिन सुनामी करार दे दिया, तो वो तो एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो आपका आम चुनाव में रहा था परफॉर्मेंस, उससे कम रहा है। ये देख के 56 सीटों पे आप अगर झारखंड में आगे रहे आम चुनाव में, आज आप 39 पे हैं, तो ये कहा जा सकता है ना कि कम से कम जो उस समय का बेस था उससे कम हुआ है। 25% इस समय आपको वोट मिला है, तो आप ये मानेंगे ना कि 40% से अगर 25% पे आ रहा है तो कहीं एनालिसिस करने की चीज है। देखिए सिंह साहब, आप जानते हैं कि जब चुनाव होता है अलग अलग चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं, और उस वक्त लेकिन हमें तो यही समझ में आई थी शाहनवाज जी, लोकसभा चुनाव और झारखंड में ये भी असेंबली पोल सिर्फ विकासी मुद्दा था। आपने तो कहा सिर्फ विकासी मुद्दा है, विकास पे ही वोट पड़े हैं। ये भी था, चलो मोदी के साथ, चलो चले मोदी के साथ। 14 में से 12 सीटें वहां मिली थी, और इस बार भी झारखंड में पहली बार बीजेपी को इतनी सीट मिल रही है। यही तो मोदी इफेक्ट है। देखिए शीतल जी, मैं एक बात जोड़ दूं। शीतल जी, मैं ये बात जोड़ना चाहता था कि जो बिहार में अनुभव कर चुके हैं शाहनवाज जी, कि किस तरह से पार्टी के लोगों ने उनको भी हराने में भूमिका निभाई, तो झारखंड में भी कई ऐसे लोग हैं जो अर्जुन मुंडा को भी हरवा रहे हैं और कुछ और नेताओं को। इसलिए मोदी जी कोशिश करें, शाहनवाज जी कोशिश करें, लेकिन अंदर से भी घात लगाने वाले अभी भी कम नहीं है। चाहे वो हिंदू राष्ट्रवादी नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर करे, या पार्टी में अलग अलग भागलपुर में या झारखंड में अर्जुन मुंडा के इलाके में जो डैमेज करते हैं, उस डैमेज कंट्रोल के लिए शाहनवाज जी, बीजेपी कुछ, मोदी जी तब चाबुक क्यों नहीं चलाते कि भाई शाहनवाज को डैमेज मत करो, आदिवासी को डैमेज मत करो? इन फाइटिंग बड़ा मुद्दा है। देखिए, ये सही है कि जब हम चुनाव में जाते हैं तो मैंने पहले कहा कि स्थानीय कारण बहुत सारे होते हैं, और स्थानीय कारण में भारतीय जनता पार्टी को कई जगह नुकसान भी होता है। लेकिन जो सवाल है मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड में इसीलिए तो पूरी तरह से अपने हाथ में चुनाव की कमान लिया, और जो परफॉर्मेंस आया है, और जिस तरह से झारखंड में हम सरकार बनाने की स्थिति में आज आ गए, ऐसी पहले आप जान रहे हैं कि हर बार फ्रैक्चर्ड मैंडेट वहां मिलता रहा है। इस बार हमारी सरकार वहां बन रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी जब पार्टी बढ़ने वाली होती है तो उम्मीदवार बहुत हो जाते हैं। इसलिए झारखंड में भी हम जीतने वाले थे, एक एक सीट पर 10-10 उम्मीदवार थे। टिकट तो एक को ही देना था, और उसमें कुछ लोगों को मना सके, कुछ लोगों को नहीं मना सके, और उसका जो लोकल कारण है उसकी वजह से भी कुछ सीटें हमारी बाहर से भी, दूसरी पार्टी से भी काफी लोग दिए थे। मेरे ख्याल से ये भी एक नुकसान के कारण रहा है। नहीं होते दूसरी पार्टियों से, जी, दूसरी पार्टियों से बहुत लोग आए लास्ट मिनट पे, ये भी एक नुकसान हुआ। हाँ, देखिए, हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होता है। जब हम गठबंधन वहां कर रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे गठबंधन क्यों कर रहे हैं, और उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ने को तैयार थे, क्योंकि वहां उम्मीदवार पहले से हम लोगों ने एक मन बना रखा था कि किनको लड़ाना है, किनको नहीं लड़ाना है। लेकिन गठबंधन हुआ तो वो 8 सीटें ऐसी थी जो हमारे सहयोगी को देनी पड़ी,
और उसके वजह से हमने अपने बहुत से कार्यकर्ता को मनाया भी। कुछ लोग नए पुराने आते हैं। आपको पता है कि पार्टी बढ़ रही है, जिस पार्टी से उम्मीद है वहीं तो लोग आते हैं। आपने कांग्रेस ज्वाइन करते किसी को देखा है? कांग्रेस ऑफिस में पिछले 6 महीने में कोई ज्वाइनिंग हुई है? उगते सूरज को ही सब सलाम करते हैं। शाहनवाज जी, अच्छा ये बताइए, अच्छा दो छोटे सवाल है और लोग आना चाहते हैं तो हम उस पर क्या करें? रेड टेप लगा दे, कह दे बीजेपी में आप आ नहीं सकते भाई। बीजेपी दो छोटे सवाल शाहनवाज जी, टाइटैनिक में कौन बैठेगा? और पार्टी को बढ़ाना है तो कुछ नए लोग भी आएंगे। नहीं शाहनवाज, अभी दिल्ली में एक आपके माइनॉरिटी से एमएलए जेडीयू के कांग्रेस में ज्वाइन करके गए हैं अभी दिल्ली के अंदर, माइनॉरिटी के आदमी। आपको पता है ना एमएलए ज्वाइन किए, शायद भूल गए उसको आप। कौन से? शोएब इकबाल। वो तो जनता परिवार से आए हैं। नहीं, कांग्रेस को ज्वाइन किया ना। अरे भाई शोएब इकबाल साहब तो आपको याद है जब उन्होंने नीतीश कुमार को ज्वाइन किया था तो नीतीश कुमार जी ने भाषण दिया, उसका टेप मैं सुना देता हूं आपको। कहा कि लाल किला का एमएलए हमारे पास आ गया, इसलिए लाल किला हमारा हो गया। और वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने लगे थे। कल याद है ना उनका चलाई थी वहां पर, कल मोदी अब तो नीतीश कुमार जी, वो तो नीतीश कुमार से मोह भंग होकर कांग्रेस में गए। अच्छा चलिए ठीक है बीजेपी का कसूर है। शाहनवाज जी, अगर मुद्दे पर आए तो सबसे पहले आप एक स्थायी सरकार झारखंड को दे रहे हैं, क्या हम सोच सकते हैं एक नॉन ट्राइबल इस बार वहां का मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, आप ये मानते हैं कि हमारे यहाँ तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, केंद्रीय नेतृत्व है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सारे पहलू पर विचार करेगा, विधायकों से राय लेगा, फिर उस मुख्यमंत्री पर बातचीत करेंगे। ट्राइबल नॉन ट्राइबल चश्मे से बीजेपी नहीं देखती। हमें एक अच्छा मुख्यमंत्री बनाना है जो सबको कबूल हो और झारखंड को विकास के रास्ते पे ले जाए, और उस पर पार्टी विचार करेगी। तो अभी नतीजे के बाद हमारा केंद्रीय नेतृत्व बैठेगा उस पर, फिर निर्णय करेगा। अब मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, तो इस नाते ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के नाते मैं कैसे इसका जवाब बिना बैठक के दे सकता हूं आपको। अच्छा चलिए ये बताइए हमें, जम्मू कश्मीर पर भी एक सवाल कि जम्मू कश्मीर में किंग बनेंगे या किंग मेकर? मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लास्ट फेज में बोलना शुरू कर दिया था। उनको अचानक मोदी जी बहुत मैन विद अ विजन नजर आने शुरू हो गए थे, वाजपेयी जी की झलक दिखनी शुरू हो गई थी। उन्होंने आज सुबह फीलर्स भेज दिए हैं। क्या पीडीपी से बात करेंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी तो आप लोगों को स्थायी सरकार देनी होगी। किंग बनेंगे, किंग मेकर जम्मू कश्मीर में? देखिए, बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मैंडेट मिला है, वोट हमें बहुत अच्छा मिला है। सीटें अपेक्षा के मुताबिक हमें थोड़ी सी कहीं पर उम्मीद थी कि घाटी में भी 2-3 सीट जीतेंगे, लेकिन वो नहीं जीत पाए। फिर भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी के फैक्टर को कोई इनकार नहीं कर सकता, और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार कैसे बनेगी उसमें बीजेपी का एक अहम रोल होना है, और उस रोल को भी केंद्रीय नेतृत्व ने तय करना है। जो सवाल आपने पहले पूछा वही जवाब मैं आपको इसमें भी समर्पित कर रहा हूं। नहीं, लेकिन खुल के आप नहीं बोल रहे हैं। आप तो 44+ में सरकार बनाने वाले थे। क्या आप नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में स्थायी सरकार बने? कैसे बोल रहे हैं? ये सब कुछ मेरे हाथ में है क्या? मैं ही तय कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, चलिए आपके जितने हाथ में है, नेतृत्व है, आपको लगता है ना लोकतंत्र में बातचीत होती रहनी चाहिए? पार्टी थोड़ी, एक लालू जी की पार्टी, एक नीतीश जी की पार्टी, एक सोनिया जी की पार्टी। अच्छा, यहाँ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, सब पहलू पर विचार करके फिर निर्णय होता है। नहीं, लोकतंत्र में बातचीत तो चलती रहनी चाहिए ना। मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ तो उनको तो वाजपेयी जी भी बहुत पसंद थे, तो आपको लगता है मुफ्ती जी से बात हो सकती है इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो किसी को बात करने में या बात होने में बातचीत तो सबसे होती है। हमारा तो नारा ही है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता मुकेश नायक जी भी हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें उमर अब्दुल्ला सोनावार सीट से हार गए हैं। उन्होंने गांधरबल सीट सरेंडर की थी और सोनावार सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। और बड़ी खबर है, एक सीट से उमर अब्दुल्ला का हार जाना। दरअसल 2 सीटों को पर वो कंटेस्ट कर रहे हैं। सोनावार उनमें से एक सीट है जिस पर उमर अब्दुल्ला, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री रहे, वो हार गए हैं। बहुत बड़ी ये हार है। कहीं ना कहीं माना ये जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस डूब जाएगी बाढ़ के पानी में। किस तरह से सरकार ने कुछ नहीं किया जब बाढ़ आई, राहत और बचाव का काम बहुत लेट था। क्या उमर अब्दुल्ला ने उसी का खामियाजा भुगता है और सोनावार सीट से हार गए?
इसी बड़ी खबर पर बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक पर जाने से पहले एक बहुत बड़ी खबर आई, आपको बता दें उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाए। 2 सीटों से कॉन्टेस्ट कर रहे थे, बीरवा और सोनावार से वो हार गए हैं। करीब 5,000 वोटों से उमर अब्दुल्ला हारे हैं। पीडीपी के अशरफ मीर ने उमर अब्दुल्ला को हराया है। इस वक्त की बड़ी खबर कि राज्य के मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। लगातार मोदी हर रैली में कोसते रहे कि यहां पर भी बाप बेटे की सरकार रही है और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती रही, खानदानों ने लूटा, और उसके बाद अब उमर अब्दुल्ला अपनी सीट तक नहीं बचा पाए हैं। 5,000 वोटों से हारे। मैं सारे पैनलिस्ट के पास एक एक करके आऊंगी। एक बहुत बड़ा सेटबैक, बहुत बड़ा झटका है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। सबसे पहले मैं मुकेश नायक जी के पास जाना चाहूंगी, जो हमारे साथ ब्रेक से पहले ही जुड़े थे। मुकेश नायक जी, आपकी उनके साथ गठबंधन सरकार रही, इसके बावजूद उमर अब्दुल्ला अगर हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्शन नहीं है, जनता का वर्डिक्ट नहीं है, अपनी सीट भी उमर अब्दुल्ला नहीं बचा पाए। निश्चित रूप से, और उनके कारण ही पूरी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ थी, उनके कारण ही उन सबको नुकसान भी पहुंचा। वो जनता की नब्ज नहीं समझ पाए, ग्रास रूट लेवल पर जो कैटलिस्ट ग्रुप है उससे नहीं जुड़ पाए, और धीरे धीरे जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उसका परिणाम सभी राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ा। यानी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी उमर अब्दुल्ला के साथ रहने का खामियाजा भुगतना पड़ा। आप सीधे सीधे बोलिए ना सर। जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट मैं यही कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 4 राज्यों के चुनाव हुए लोकसभा चुनाव के बाद, और 4 राज्यों में 3 राज्यों में एक टूटा हुआ जनादेश आया। यानी अगर आप लोकसभा में वोट परसेंटेज देखें तो 40.10% वोट मिला था झारखंड में, और लगभग 35% वोट मिला था जम्मू और कश्मीर में। उसकी तुलना करें तो बहुत गुणात्मक गिरावट आई है मोदी की लोकप्रियता में पूरे देश में, और उसका कारण रहा कि जो इन्होंने जो परफॉर्मेंस की बात कही थी उसमें बहुत बड़ा फेलियर रहा। अगर राजकोषीय घाटा देखें तो 7वें महीने में 90% हो गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट देखें जो ये माइनर डिटेल्स में आएंगे मुकेश नायक जी देखिए ना, सुनिए, ये माइनर डिटेल्स में बाद में एनालिसिस में आएंगे, लेकिन कांग्रेस का जो आंकड़ा अभी हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में 14 सीटें मिल रही हैं और झारखंड में 6 सीटें मिल रही हैं। सब कह रहे हैं कि कांग्रेस तो पूरी तरह से कोमा में थी। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा जी। देखिए, जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने उतना बुरा नहीं किया, लेकिन झारखंड में पिछले 14 सालों में 9 मुख्यमंत्री बदले। एक लगातार होती राजनीतिक अस्थिरता के कारण उन्हें ये उम्मीद थी कि एक स्थिर सरकार बीजेपी बनाएगी, लेकिन लोकप्रियता में घाटा होने के कारण, निरंतर लोकप्रियता में गिरावट होने के कारण मोदी जी की उन्हें क्लियर मैंडेट झारखंड में नहीं मिला। और आज वहां पर एक टूटा हुआ जनादेश झारखंड में आया है। झारखंड में हमें पहले ही उम्मीद थी कि हम बहुत अच्छा नहीं करने वाले, लेकिन आज चुनाव परिणाम के बाद महसूस होता है कि अगर टिकट के तालमेल में सभी राजनीतिक संगठनों के साथ अगर हमने ठीक से तालमेल बिठाया होता तो चुनाव परिणाम कुछ और बेहतर हो सकते थे। यानी मान रहे हैं कहीं ना कहीं ये कांग्रेस ने जो लास्ट मिनट पे हर एक पार्टनर के साथ अलायंस तोड़ देती है, तो कहीं ना कहीं ये खराब स्ट्रैटेजी है। लोग एकजुट हो रहे हैं मोदी वेव के खिलाफ, आप बिखर रहे हैं। नहीं, इस तालमेल की कमी के केवल कांग्रेस जिम्मेदार नहीं, इस तालमेल की कमी के कारण, चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे झारखंड में हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी समान विचारधारा के लोगों ने सीट के बंटवारे में अगर तालमेल में और उदारता और सहिष्णुता बरती होती तो हम और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। माफ कीजिएगा, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन 2 अहम बातें मुकेश जी ने बोली, उसके लिए शाहनवाज जी के पास भी आएंगे और बाकी पैनलिस्ट के पास जाएंगे। बार बार कांग्रेसी प्रवक्ता, सब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं हमने उतना बुरा नहीं किया है, मोदी की लहर उतनी नहीं चली है। सब कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है, यानी कि मोदी की लहर वेन कर जाए अपने आप तो कांग्रेस को फायदा हो तो वो अलग चीज है, लेकिन अपने बलबूते कांग्रेस को कितना फायदा हो रहा है इस पर कांग्रेस बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। शाहनवाज जी, आपका रिएक्शन लेंगे, बाकी पैनलिस्ट के पास आएंगे। छोटा सा ब्रेक। तो स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स, अभी सरकार बननी झारखंड में बाकी है, जम्मू कश्मीर में लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बीजेपी उभर रही है, लेकिन जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। ये जो जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय
मुख्यालय के बाहर से आतिशबाजी हो रही है, रंग गुलेल हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मोदी के नाम के नारे लग रहे हैं और जो बेहतर प्रदर्शन हुआ है, कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर झारखंड में भी और जम्मू कश्मीर में भी काम किया है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं जो हमारे एनालिस्ट कह रहे हैं वे अब धीरे धीरे और जो बेहतर प्रदर्शन हुआ है, कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर झारखंड में भी और जम्मू कश्मीर में भी काम किया है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं जो हमारे एनालिस्ट कह रहे हैं वे अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती हुई भी नजर आ रही है। अभी भी आपको बता दें, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आंकड़े चल रहे हैं, पूर्ण बहुमत से थोड़ी दूरी पर है झारखंड में और जम्मू कश्मीर में किंग मेकर तो कम से कम ओवर ही गई है प्रभु सर। तो आप देखो कांग्रेस की किंग मेकर है इसमें तो 14 सीटों के साथ जिस तरह वो चली जाएगी उस तरह सरकार आपको कौन सा लाइकली लगता है अलायंस होगा? कश्मीरी इकट्ठे हो गए तो फिर लाइकली तो कांग्रेस और पीडीपी है, क्योंकि अपने आप को जो भी स्टेटमेंट दिया होगा उसने स्पोक्सपर्सन ने, अल्टीमेटली कश्मीर वर्सेस जम्मू की बात हो रही है। बीजेपी वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात भी करेंगे। अगर बीजेपी के साथ जाना है तो पीडीपी का जो कोर कंस्टिट्यूंसी है, जो हाँ कश्मीरीज हैं, उसमें उसका कितना असर होगा ये वो लोग जानते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये असर जरूर होगा कि पीडीपी अगर 25 के नीचे आ गई जाकर के तब तो बीजेपी की सरकार बनाएगी। अगर वो 30 से ऊपर रहती है तो बीजेपी के साथ जाने के बजाय कांग्रेस वाले जोड़ तोड़ करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। बीजेपी के लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है अभी और उनकी नेतृत्व भी अपना इतना मिलने जुलने वाला नहीं है जैसे कांग्रेस लोग सबके यहाँ मिल जाते हैं। बीजेपी का नेतृत्व कभी मिलता नहीं है, एरोगेंस अभी भी उनके अंदर है। तो मेरे को लगता है कि पीडीपी सरकार कांग्रेस के साथ बनाने के मैं पहली बेट में उसके ऊपर लगाऊंगा। पहली बेट उसके ऊपर लगाएंगे। मुकेश नायक जी पीडीपी के साथ हाथ मिलाएंगे? अगर कमल को खिलने से रोकना है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए, हम समान विचारधारा के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। बीजेपी को रोकने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे और अपने कार्यक्रमों के आधार पर कश्मीर के भविष्य को लेकर, कश्मीर में शांति अहिंसा को लेकर, राजनीतिक स्थिरता को लेकर और कश्मीर देश की मुख्य धारा में रहे, इस बात को लेकर हम समान विचारधारा के लोगों से चुनाव परिणाम के बाद किस तरह से हमें रणनीति बनानी है उस पर विचार करेंगे। अच्छा, ये समान विचारधारा, क्योंकि विचारधारा अक्सर जब नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठती हैं दो पार्टियां तो वो बदल जाती है, लेकिन हमें ये बताइए कि क्या आपकी और पीडीपी की समान विचारधारा है? क्योंकि मैनिफेस्टो तो आप पूरा पढ़ देंगे लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूं। देखिए, हमने पिछले 20 सालों से कश्मीर की स्थिरता, वहां की लोकतंत्र की परंपराओं की मजबूती और अलगाववादियों की शक्ति कम हो, इसके लिए 20 सालों से काम किया है। वहां हमने सत्ता और सिंहासन के लिए कभी काम नहीं किया है। सर, आपके योगदान की बात नहीं हो रही है, पीडीपी के साथ अलायंस की बात हो रही है। देश के मुफ्ती मोहम्मद सईद तो आप ही के साथ रहे हैं, विचारधारा इतने साल तक उनका करियर रहा, तो विचारधारा तो मिलती जुलती होगी ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी उनके साथ हाथ मिलाने में। हम आपसे सटीक सवाल पूछ रहे हैं, सटीक जवाब दीजिए। बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ कोई भी सरकार बनाने के लिए, कश्मीर का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हम निर्णय लेंगे। यानी इन्होंने क्लियरली कह दिया बीजेपी को हर हाल में रोकना है, उसके लिए जितने भी और पार्टियां किसी से भी हाथ मिलाना पड़े हम मिलाएंगे। आलोक जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि देखिए दो बातें हैं। एक तो राहुल जिस तरह से मोदी जी चाहते हैं कि अपने बल पर सरकार बने, और मुकेश नायक जी जानते हैं कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से बराबर एकला चलो के नारे पर, अभी झारखंड में जरूर चूंकि बहुत मजबूरी आ गई थी तो लालू जी उनके साथ समझौता किया, लेकिन राहुल जी की जो दूरगामी, उन तो 2019 के पहले तो किसी से बात ही ज्यादा नहीं करना चाहते। अभी उन्होंने ओमार अब्दुल्ला के लिए भी कहा कि देखिए वो जनता से, नीचे वर्कर से कटे हुए थे। मुकेश नायक जी, आपको भी शिकायतें तो पहुंचती होगी कि राहुल गांधी जी भी नीचे के कार्यकर्ता तो क्या, दूसरे जो पूर्व सांसद या विधायक रहे हैं उनसे भी मिलने में बहुत महीनों तक उनको इंतजार करना पड़ता है। तो जमीन से कटा हुआ नेतृत्व तो कांग्रेस का भी है, ये तो आप मानेंगे। और फिर वो किस हद तक पीडीपी के साथ समझौता करेंगे, क्योंकि वो तो चाहेंगे कि हम, उमार अब्दुल्ला को उन्होंने इतना तय दिया, आज हार उमार अब्दुल्ला के साथ उनका था, तो अब उमार अब्दुल्ला को कैसे पीठ में छुरा भोंकेंगे राहुल गांधी जी, ये तो बताएं। नहीं, राजनीति में सब कुछ मुमकिन है। उन्होंने कह तो दिया बीजेपी को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन आप सबको यहाँ पर रोकना चाहूंगी मैं। हमारे पास अभी हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह ने बात की है जेपी नड्डा के साथ, सुन लेते हैं वो, उसके बाद रिएक्शन से।
हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब हैं। नड्डा साहब, जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर में जो पार्टी परफॉर्मेंस कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता गुड गवर्नेंस को वोट दे रही है और गुड गवर्नेंस के साथ साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को के प्रति विश्वास व्यक्त कर रही है और जिसे हम कहते हैं कि ऑल टाइम बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं। अभी ये ट्रेंड है, फाइनल राउंड में और अच्छे आएंगे। लेकिन मिशन 44 था, वो कहीं दूर दिख रही है पार्टी। मैं फिर कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं और विश्वास के प्रति विश्वास व्यक्त किया है आदरणीय मोदी जी के प्रति और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और इससे और अच्छे फाइनल ट्रेंड में आए। मोदी का लहर दोनों राज्यों में चला? निश्चित रूप से लहर का सवाल नहीं, विश्वास व्यक्त किया है और लोगों ने उस विश्वास को मोदी जी के प्रति दिखाया है, यह स्पष्ट दिख रहा है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से दोनों राज्यों में जनता ने विश्वास दिखाया है और उसी का परिणाम है कि दोनों राज्यों में बीजेपी अच्छा कर रही है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हर चुनाव अब माना जाता है कि मोदी के ऊपर रेफरेंडम है। इनके सर आप ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में ये तो बहुत पहले ही क्लियर हो चुकी थी सिचुएशन कि जम्मू में बहुत बेहतर प्रदर्शन रहने वाला है। कश्मीर में वैली में अगर 3-4 सीटें भी ले ली बीजेपी ने तो ये अपने आप में खाता खोलने वाली बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ऐसे में जो अब समीकरण जम्मू कश्मीर का उभरता हुआ नजर आ रहा है, आपको लगता है कि अब वो फैक्टर्स प्ले में आने लगे कि कम्युनल पोलराइजेशन बहुत एक्यूट हो गया, धारा 370 को लेके जो अलग अलग वर्जन आ रहे थे, पार्टी जितेंद्र सिंह मंत्री बनते ही कह देते हैं 370 को एब्रोगेट कीजिए, खत्म कीजिए, हिना भट्ट कह देती हैं कि अगर करेंगे तो मैं बंदूक उठा लूंगी। तो ये जो कंफ्यूजन, जो डेलिबरेट कंफ्यूजन माना जाए क्रिएट करने की कोशिश थी, अब उसका नतीजा आ रहा है ये हंग असेंबली के तौर पे, खासतौर से बीजेपी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी थ्रू आउट आप देखिए तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी पब्लिक अटरेंसेज में डेवलपमेंट वगैरह वगैरह रखते हैं, एक पैरेलल आप धर्म परिवर्तन देख रही हैं। ये डेलिबरेट बनाया गया है कि उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि खाली डेवलपमेंट पे पूरे वोट मिल सकते हैं। ये उसकी वजह है 31% थी तमाम सुनामी जो हम लोगों ने उसको संज्ञा दी। हकीकत यह है कि सिर्फ 31% वोट मिले हैं मोदी जी को, मतलब 10 आदमियों में सिर्फ 3 आदमियों ने वोट दिया, 7 ने नहीं दिया था। तो शायद ये उनका कैलकुलेशन मालूम है कि ये कभी भी खिसक सकता है और कांग्रेस नजदीक आ सकती है। तो एक तो ये है कि किसी तरह से ये 31% बहुत बड़ा नहीं होता है, लिहाजा ये कम्युनल पोलराइजेशन करते रहो। आपने कश्मीर में देखा हर स्थिति बनाई गई जिससे कि वो कम्युनल पोलराइजेशन हो और यही वजह है कि पीडीपी अच्छा की। लेकिन हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस में किया। आप जरा सा आप सोचिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अगर साथ मिलकर लड़ती तो शायद ये सीन मल्टीप्लाई करता। ये अगर आप जो देख रही हैं सीट के टर्म्स में, ये मल्टीप्लाई करता और तब बीजेपी की स्थिति और बुरी हो जाती। मुकेश जी जवाब दीजिए, आप तो हार का सारा ठीक रहा उमर अब्दुल्ला और एनसी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर भी यही देखने को मिल रहा है अगर आपने उमर के साथ अलायंस कंटिन्यू किया होता तो बीजेपी को उतनी विंडो मिलती ही नहीं। भले ही मोदी जी ने 10 के करीब रैलियां कर ली, भले ही उन्होंने हर महीने वहां पर चक्कर काट लिया। देखिए, ये तो मैंने पहले ही कह दिया था डिबेट के पहले भाग में कि जो हमारे तालमेल है अगर अच्छे से होते तो परिणाम बेहतर हो सकते थे। लेकिन इन तालमेलों को बिगड़ने के पीछे दूसरे क्षेत्रीय दल के नेता ज्यादा जिम्मेदार हैं कांग्रेस की तुलना में। उन्होंने ये तालमेल बिगाड़ा। दूसरी बात, धारा 370 की बात, राहुल जी से इतना अच्छा तालमेल है दोनों में, बीजेपी ने और तालमेल की परिभाषा क्या है बताएं? कि आपकी कांग्रेस लोअर लेवल के नेता शिकायत करते हैं उमर अब्दुल्ला की, लेकिन 10 जनपद और राहुल गांधी सब सेटल कर देते हैं। इससे बेहतर तालमेल तो हो ही नहीं सकता राजनीति में। इन्होंने ये सोचा, उमर अब्दुल्ला ने, जेएमएम ने और महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी ने, इन्होंने ये सोचा कि कांग्रेस के खिलाफ लहर चल रही है, इसलिए इन 3 राज्यों में अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हमें फायदा होगा। और इन्होंने तीनों राज्यों में ऐसी शर्तें रख दी जो कांग्रेस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी और इसके चलते तालमेल टूट गया। अगर हम मिलकर तीनों राज्यों में लड़ते तो और बेहतर हम चुनाव नतीजे ला सकते थे। दूसरी बात मुझे कहना है कि धारा 370 को लेकर कश्मीर में बीजेपी ने जो अवसरवादी मौन साधा है, ये बहुत बड़ा रोचक है। ये धारा 370 का उपयोग कश्मीर में नहीं करना चाहते। ये जब बिहार में चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, तब वहां प्रभाव डालने के लिए धारा 370 का राग अलापेंगे।
यानी ये धारा 370 को खत्म नहीं करना चाहते, इसको एक हथियार के रूप में, पोलराइजेशन के औजार के रूप में इसको। मैं इस पर अनुज गुप्ता जी का सेफोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन लेना चाहूंगी। अनुज गुप्ता जी, हम बहुत खुश हुए थे, याद होगा 25 नवंबर को जब पहले फेज के ही चुनाव शुरू हुए थे, जब रिजल्ट सारे, मतलब जब ये पता चल रहा था कि 72% वोटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद 71%, ओवरऑल 65% वोटिंग रही। जो अलगाववादियों ने बॉयकॉट कॉल थी वो नहीं मानी और उसको हमने लोकतंत्र की जीत बताया, बहुत बढ़िया। लेकिन सच ये भी है, और क्या इस पर आंखें मूंदी जा सकती हैं, कि जो भी अब नतीजे आ रहे हैं, जम्मू एक तरफ वोट कर रहा है, कश्मीर एक तरफ वोट कर रहा है, ये कम्युनल पोलराइजेशन का नतीजा है। जी हाँ, बिल्कुल कम्युनल पोलराइजेशन का नतीजा है। और देखिए, जिस दिन वो अधिक वोट हो रहे थे, उस दिन जो पहली बात हम लोगों ने सबने कही कि आतंकवादियों की धमकी को अनसुना करते हुए लोग वोट डाल रहे हैं, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात लेकिन जो उसमें से निकल रही थी कि भाजपा को रोकने के लिए वैली क्या अधिक वोट कर रही है, भाजपा के लोग ये नहीं मानते, लेकिन बाकी सब लोग ये मानते थे, और आज वही दिख रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव में पीडीपी को केवल 20% वोट मिले थे, और आज उसका वोट प्रतिशत जम्मू कश्मीर में बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आज उसको वहां पर 22.5% वोट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस समय केवल 11% वोट मिले थे, आज उसको भी 20% वोट मिल रहे हैं वहां पर। तो यानी वैली में जो अधिक वोट हुआ वो वैली की पार्टियों के बीच ही बटा है, बीजेपी की तरफ बहुत कम ही गया होगा उसमें से। अरुण जी, ये तो मोदी फैक्टर अगर आप कहें, जम्मू में तो लोकसभा नतीजों के हिसाब से भी देखा जाए, आप लगभग 37 से 40 असेंबली सेगमेंट्स पर लीड कर रहे थे। ये वो रिफ्लेक्शन हो सकती है कि 26 तक पहुंच गई बीजेपी जम्मू कश्मीर में, लेकिन घाटी के अंदर कमल नहीं खिल पाया। उसकी वजह कम्युनल पोलराइजेशन बताई जा रही है, और उसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि खुद बीजेपी 2 स्वरों में बात कर रही थी वहां पर। नहीं, देखिए, कम्युनल पोलराइजेशन इसको नहीं कहा जा सकता। वो घाटी में लोगों ने विकल्प के रूप में पीडीपी को देखा। यह विधानसभा का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव नहीं। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भाजपा को विकल्प के रूप में देखा, और वहां पे पीडीपी को विकल्प के रूप में देखा। भारतीय जनता पार्टी को पहले से अधिक वोट वहां पे भी प्राप्त हुई है, कि वैली में, कश्मीर वैली में देखेंगे तो भी कुल मिलाकर के जो विकल्प की स्थिति जैसे बनती है, तो विकल्प की स्थिति वहां पीडीपी को देखा, जैसे मैंने कहा, और यहाँ भाजपा को देखा। फिर भी जितना हमको वोट वैली में मिला, उसके लिए जो वोट दिए उनको बहुत भारतीय जनता पार्टी थोड़ी अजब स्थिति है कि जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा में, या फिर जहां पर सिक्का चल जाए वहां मोदी जी का असर, नहीं तो ये असेंबली चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव है। प्रभु जी, कुछ कहना चाहेंगे? वो तो जब देखते हैं स्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे लोगों को कहता हूं मैं कई बार, आजकल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कन्विक्शन इज ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस। तो जिस तरह से भी कन्वीनियंस हो, उस तरह से कन्विक्शन की भाषा दी जाती है। और सवाल यह है कि मोदी जी के, मैंने पहले शुरू में भी कहा, उन्होंने काफी प्रचार किया, हर महीने जम्मू एंड कश्मीर में गए। पहले प्रधानमंत्री हैं पिछले 65 सालों में जो हर महीने वहां जाते रहे, और 10 से ज्यादा, जैसे आपने कहा, मीटिंग उन्होंने एड्रेस की। उसका असर वैली में दिखाई देना चाहिए था। अब जो इन्होंने बात की है, मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि वो लोग कहते हैं कि हमने टेरर के खिलाफ वोट दिया। भाई, सारे देश के अंदर वोट पिछले 3 इलेक्शन में एक के बाद एक बढ़ता चला जा रहा है। क्या वैली उससे अलग रहेगी? क्या अपेक्षा ये करते हैं कि अगर पंजाब में वोट बढ़ रहा है, हरियाणा में बढ़ रहा है, सारे देश के अंदर वोट परसेंटेज जब 54% होती, 70% पे आ गई, तो जम्मू एंड कश्मीर भी देश का हिस्सा है, उसके असर पे ही असर होगा। उस दिन चला दिया गई चैनल ने कि उरी के अंदर टेरर को डिफीट करने के लिए रिकॉर्ड वोटिंग 69% होगी। हम सब लोग भूल गए कि पिछले इलेक्शन में 62% वोटिंग हुई थी, वहां पर 72% हुई थी। इस बार कम हुई है बल्कि उरी के अंदर इलेक्शन। तो मेरे को ये लगता है कि मोदी जी के प्रति विश्वास लोगों का है, तो लोग उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो डेवलपमेंट कराएंगे, क्योंकि बीजेपी पर विश्वास नहीं है अभी, मोदी जी के ऊपर विश्वास है, जिसकी वजह से वहां के कुछ मुस्लिम भाई बीजेपी के साथ जुड़े भी हैं। थोड़ी सी यही एक सवाल का विषय बना हुआ है, और बाद में आऊंगी मुकेश जी और अरुण जी के पास, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि ऑन एन एवरेज मोदी जी हर महीने वहां पर गए, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिवाली भी मनाई जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के साथ, लेकिन ईद नहीं मनाई। क्या यही मलाल था जिसकी वजह से जो नतीजे आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं? यही सवाल है, क्योंकि अकेली मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है जम्मू कश्मीर। एक छोटा सा ब्रेक, आप सबके रिएक्शन होंगी आ रही है, जिसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि इलेक्शन की ब्रेकिंग है, और हंदवाड़ा से जीते हैं सज्जाद लोन। याद होगा, सेपरेटिस्ट लीडर हैं, हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी से मिले, उन्हें मोदी जी में अपने बड़े भाई नजर आए। ये माना जा रहा था कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के आसपास के इलाकों में काफी अच्छा सज्जाद लोन का सिक्का चलता है, लिहाजा ये भी एक शगुफा छोड़ा गया बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी अपने आप में अगर जम्मू में बहुत सारी सीटें लेती है तो सज्जाद लोन के साथ मिलकर बहुमत
के आंकड़े को छूकर सरकार बना सकती है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ अरुण सिंह जी भी बने हुए हैं। अरुण सिंह जी, सज्जाद लोन जीत गए हैं, अब आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में सज्जाद लोन हो गए या कुछ और अदर्स हो गए, आप जम्मू कश्मीर में, क्योंकि राजनाथ सिंह ये कह चुके हैं कि हम झारखंड में भी और जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाएंगे, तो आप ये बताएं जम्मू कश्मीर में कैसे सरकार बनाएंगे? देखिए, सज्जाद लोन जी जीते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। अभी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा, वो निर्णय करेगा किस प्रकार से आगे बढ़ना है। और अभी तो अटकलें लगाते रहे, टीवी चैनलों में भी अटकलें लगना चाहिए, किस प्रकार से कौन सी पार्टी जुड़ेगी, कितना संख्या आती है, अभी वो ठीक रहेगा इस बात को। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व बैठेगा तभी वही फैसला करेगा किस प्रकार से सरकार बनानी है और कैसे वहां पे सरकार चलेगी एक स्थिर सरकार के रूप में। सबसे बड़ा एजेंडा है हमारा वहां पे कि किस प्रकार से वहां शांति व्यवस्था कायम हो और वहां पे जो केंद्र की विकास का एजेंडा चल रहा है उसी प्रकार प्रदेश का भी विकास के एजेंडा वहां पे लागू हो। पहली प्राथमिकता सबसे बड़ा यही है। हमारे लिए जम्मू कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, इसलिए वहां जो जनता के हित में होगा वही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा उसी प्रकार से। ठीक है अरुण जी, आपको रोकना चाहूंगी, सज्जाद लोन का रिएक्शन आ रहा है, वो देख लेते हैं। उनको भी देखना चाहिए कि वो इलेक्शन क्या थे, इतने जो रिग हुए, जो कि एक फिर फैक्टर बना, मतलब वही फैक्टर नहीं था लेकिन एक फैक्टर था कि इतने लोग फिर यहाँ शहीद हुए। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था कि बार बार जब भी कोई आता है, जनाब इसने आपके बाप को हराया, जनाब इसने आपके बाप को हराया, आज इनको जवाब मिला। अच्छा है अपने इलाके के लिए, खुसूसन जिला कुपवाड़ा और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, आगे के लिए आपके पास क्या मंसूबे हैं? देखिए, मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ कि हम जो होंगे इंशाल्लाह, हमारी जो टेन्योर होगी, हमारी पार्टी का जो भी एमएलए आएगा। इससे पहले प्रॉक्सी कैंडिडेट्स बताया जाता है उतारे थे सज्जाद लोन ने, लेकिन इस बार ये खुद जीत गए हैं। मैं मुकेश नायक जी आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा हमें झारखंड का भी रुख करना होगा। जयंत सिन्हा का भी रिएक्शन आया है, वो देख लेते हैं। हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने उनसे बात की। झारखंड में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा साहब, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है, क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगा, जो हम लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास जो हमारा मैसेज था जनता के लिए, वो जनता ने स्वीकार कर लिया है और पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनने वाली है। और जैसे हम सरकार बनाएंगे, हम विकास के काम में लग जाएंगे। मैं तो जब भी प्रचार करता हूं तो मैं कहता हूं कि जब तक मतदान देने का समय है तब तक जनता का काम है, जब हमारी सरकार बनती है तो फिर हमारा काम चालू होता है। जैसे आप देख रहे हैं केंद्र में हम लोग काम में लगे हुए हैं, काफी सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार में जब झारखंड में हमारी सरकार बनेगी, हम लोग विकास का काम बहुत जबरदस्त तरीके से चालू कर देंगे और मुझे लगता है इससे जनता को बहुत लाभ मिलेगा और इसी कारण तो उन्होंने हमें वोट दिया। क्या मुद्दा रहेगा जब सरकार बनेगी, अब बनने जिस तरह से बढ़त है, उसको लेकर क्या मुद्दा रहेगा? नहीं, मुद्दा हम लोगों का पहले से ही एक ही था, सुशासन और विकास। और विकास के लिए भी हम लोगों ने पूरे अपने मैनिफेस्टो में और जनता के सामने जाकर हम लोगों ने स्पष्टता से बताया था कि हम लोग क्या काम करेंगे। और जो मूल सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, उस पर तो हमें बहुत महत्व देना है, उस पर काम करना है। उसके बाद शिक्षा का काम है, स्वास्थ्य का काम है। जो कोलांचल का जो क्षेत्र है, वहां बहुत सारे इस समय मुद्दे हैं जिनको हम लोगों को समाधान करना है। तो इन सब कामों में हम लग जाएंगे। अब देखिए, जनता ने हमें जनादेश दिया है, अब जिम्मेवारी हमारी। संसदीय दल की बैठक में वहां पर भी लड्डू बांटा गया? नहीं, कोई लड्डू वड्डू नहीं बांटा गया। देखिए, हम लोग एक सरकार, हमारा महत्व है, हमारा जो लक्ष्य है वो काम से जुड़ा हुआ है। और तो सुन रहे थे आप जयंत सिन्हा को। यहाँ पर जयंत सिन्हा दिल्ली में आ चुके हैं क्योंकि उन्हें केंद्र में मंत्रालय पद मिल गया है। और यशवंत सिन्हा बहुत माना जाता था कि आकांक्षी थे मुख्यमंत्री पद के लिए। अब मुझे लगता है एज फैक्टर आड़े आएगा। आलोक जी, बस एक लाइन में कमेंट। मुझे लगता है कि जिस तरह से अब यशवंत सिन्हा, चूंकि वो पिता पुत्र न बने, ये भी एक मोदी जी का एक एजेंडे में रहा है, एक ही परिवार के दो लोग न बने। हाँ। इसलिए ये तो नहीं है, लेकिन ये सही है कि गैर आदिवासी बन सकता है। ये तो पहले के जो हमारे, क्योंकि आंकड़ा 42 पहुंच गया, अगर 42 के करीब आंकड़ा रहा तो फिर कंफ्यूजन की स्थिति ही नहीं रहने वाली है। मुकेश जी, आपने हाथ उठाया था, बस एक लाइन को कमेंट, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है।
मैं ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के छोटे भाई सज्जाद लोन चुनाव जीत गए। ये सज्जाद लोन वही हैं जिनके परिवार के लोगों ने अलगाववादी आंदोलन को मदद करने में मुख्य भूमिका निभाई। सज्जाद लोन की पत्नी पाकिस्तान की हैं और पिछले 15 सालों में सज्जाद लोन का ज्यादातर समय पाकिस्तान में बीतता है। ये धारा 370 भूल गए और सज्जाद लोन के साथ हो गए। ठीक है, जय हिंद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौट रहे हैं।